गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम हिस्ट्री के पार्ट 3 का चैप्टर 10 देखने वाले हैं, कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। कोलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद। अंग्रेजों ने भारत को एक कॉलोनी बनाई थी और जिस समय हम अंग्रेजों की कॉलोनी थे उस वक्त की परिस्थितियां क्या रही ये हम पढ़ेंगे। और दूसरा कि कंट्री साइड यानी होता है देहात, यानी भारत के ग्रामीण इलाकों पर, भारत के देहाती इलाकों पर, भारत के गांवों में उनकी पकड़ कैसे मजबूत हुई। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से सोर्सेज को रेफर किया गया है। पहला है रिवेन्यू रिकॉर्ड। ब्रिटिशर्स जब यहाँ थे तो उन्होंने रिवेन्यू कलेक्शन के लिए बहुत सारी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करी थी और जितनी भी पॉलिसीज हुई उनका एक डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने प्रिपेयर किया। तो जो भी रिवेन्यू रिकॉर्ड थी वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहेगी। दूसरा सर्वेक्षण यानी कि सर्वेज। उन्होंने जो भी सर्वेज किए वो सर्वे भी हमारे सोर्स के रूप में, हमारे स्रोत के रूप में वर्क करेंगी। तीसरा है जर्नल्स एंड अकाउंट्स लेफ्ट बाय सर्वेयर्स एंड ट्रेवलर्स। उस वक्त भारत में जो भी ट्रेवलर आते हैं या जो सर्वेयर्स हुआ करते थे, जो सर्वेक्षक हुआ करते थे, उन्होंने जो भी अपना विवरण, जो भी अपने अकाउंट को लिखा है उसको भी हम रेफर करेंगे। और चौथा है रिपोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी कमीशन। जो कुछ भी इश्यूज हुई उन इश्यूज पर जो इंक्वायरी कमीशन बैठी, उस इंक्वायरी कमीशन ने अपने जांच में क्या पाया, उसने क्या प्रतिवेदन, क्या रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट भी हम रेफर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है बंगाल एंड द जमींदार, यानी बंगाल और वहां के जमींदार। हम सभी को पता है कि ये जो कॉलोनियल रूल है ये सबसे पहले बंगाल में स्टैब्लिश होती है और बंगाल में ही सबसे पहली अटेम्प्ट करी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा कि रूरल सोसाइटी को रीऑर्डर करा जाए, ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित किया जाए। इतना ही नहीं, जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित जो भी अधिकार थे उसकी एक नई व्यवस्था कायम करने की कोशिश बंगाल से ही करी गई और सबसे पहली राजस्व प्रणाली, रेवेन्यू सिस्टम बंगाल में ही लागू की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इस वजह से हमारा टॉपिक, यदि हम ग्रामीण परिवेश और वहां पे कॉलोनियल रूल कैसे स्टार्ट हुआ ये यदि हम समझना चाहें तो हमें बंगाल के बारे में पढ़ना पड़ेगा और यही हमारा पहला टॉपिक होगा। और टॉपिक 1.1 में दिया हुआ है एन ऑक्शन इन बर्दवान। बर्दवान बंगाल का एक जगह है, एक स्थान है और उस स्थान पे एक नीलामी हुई थी। उस घटना को दिया गया है ताकि आप समझ सकें कि सबसे पहली रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने जो स्टार्ट करी वो क्या थी। तो इसमें हमारे 2 पॉइंट्स होंगे। पहला होगा वो घटना, वो इवेंट बर्दवान की जिसमें नीलामी चल रही है, और दूसरा उसी से एसोसिएटेड पॉइंट परमानेंट सेटलमेंट। तो सबसे पहले इस इवेंट को देखते हैं कि ऑक्शन क्यों हो रहा था, कब हो रहा था। ये ऑक्शन जो हो रही थी, ये नीलामी जो हो रही थी वो 1797 में हो रही थी एंड इट वाज अ बिग पब्लिक इवेंट। बहुत बड़ी सार्वजनिक घटना थी। क्यों थी ये बड़ी घटना? क्योंकि बर्दवान के जो राजा थे उनके स्टेट्स, उनकी जो महाल थी, उनकी जो जमींदारी थी उसकी नीलामी चल रही थी। इट वाज बीइंग सोल्ड देयर एंड व्हाई इट वाज बीइंग सोल्ड? बिकॉज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट जो कि एक रेवेन्यू पॉलिसी थी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया और उसी वजह से उनके स्टेट को, उनकी महाल को नीलामी के लिए रखा गया था। तो पहले 2-3 पॉइंट में हम समझ लेते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट आखिर थी क्या। तो 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करी गई बंगाल। ये एक रेवेन्यू पॉलिसी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में लागू की थी। इसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू को, राजस्व को फिक्स कर दिया था जो जमींदार को पे करना होता था। और जो भी जमींदार इस राजस्व, इस रेवेन्यू को पे नहीं कर पाते, उनके स्टेट को, उनकी महाल को, उनकी जमींदारी को ऑक्शन के लिए लाया जाता था, नीलामी के लिए लाया जाता था, ताकि जो भी बकाया राशि है, जो भी बकाया रेवेन्यू है उसको कलेक्ट किया जा सके। यानी यहां पर आपको 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को बंगाल में इंट्रोड्यूस किया। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू को फिक्स कर दिया जो जमींदार को पे करना था, और यदि कोई जमींदार उसको पे करने में सक्षम नहीं है
तो उसकी जमींदारी को, उसकी स्टेट को, उसकी महाल को नीलामी के माध्यम से बेचकर जो भी बकाया राशि है उसकी वसूली, उसकी रिकवरी करी जाती थी। तो आइए चलते हैं वापस उस स्टोरी की तरफ जो वर्धमान में ऑक्शन चल रही थी, जो नीलामी चल रही थी। ये नीलामी 1797 में हो रही थी। इसमें वर्धमान के जो राजा थे उनके महाल को बेचा जा रहा था। क्यों बेचा जा रहा था? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट लागू करी गई थी। और अब आपको पता है कि वो क्यों बेची जा रही है, क्योंकि जो वर्धमान के राजा थे वह अपने जमींदारी की जो रिवेन्यू थी उसको पे नहीं कर पाए थे। सो राजा accumulated huge arrears, so his estate was put for auction। चूंकि राजा ने बहुत भारी रकम जमा कर ली थी, वो पे नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी स्टेट को, उनकी जागीर को ऑक्शन के लिए लाया गया था। इन दैट ऑक्शन न्यूमरस परचेजर केम एंड स्टेट वाज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। नीलामी में यही होता है। नीलामी में जो संपत्ति बेची जाती है तो बहुत सारे खरीदार आते हैं और जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसको वो संपत्ति बेच दी जाती है। तो 1797 में जब वर्धमान के राजा की जमींदारी को नीलामी के लिए लाई गई तो उसमें बहुत सारे परचेजर आए और जो सबसे ज्यादा बोली लगाया उसे उस जमींदारी को सौंप दिया गया। लेकिन कलेक्टर डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट टू द टेल। इस कहानी में एक अजीब पेंच दिखाई देती है कलेक्टर को। क्या थी वो पेंच? कि मेनी परचेजर्स वेर सर्वेंट और एजेंट ऑफ राजा who bought land on behalf of their master। कलेक्टर को यह चीज पता चलती है कि बहुत सारे खरीदार जो उस नीलामी की घटना में आए हुए थे, जो उस जमींदारी के लिए बोली लगा रहे थे, वो राजा के एजेंट या राजा के सर्वेंट थे, जिन्होंने राजा के बदले उस जमींदारी को परचेज कर ली थी। एंड सो 95% ऑफ द सेल वाज फिक्टिशियस। 95% जो ये बिक्री हो रही थी, ये जो नीलामी हो रही थी, वो फर्जी थी। राजा का एस्टेट पब्लिकली बेचा गया, खुले तौर पर बेच दिया गया, बट इट रिमेन्ड इन द कंट्रोल ऑफ हिज ओन जमींदारी। लेकिन नीलामी होने के बावजूद वर्धमान के राजा की जो जमींदारी थी वह उन्हीं के कब्जे में रही। आखिर ये कहानी सबसे पहले क्यों दे दी गई? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स यहां से निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जनरेट हो जाने चाहिए, उत्पन्न हो जाने चाहिए। पहला कि परमानेंट सेटलमेंट आखिरकार ब्रिटिशर्स ने क्यों लाया? दूसरा कि आखिर ये जमींदार हैं कौन? तीसरा कि जमींदार आखिर पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे थे? चौथा कि नीलामी होने के बावजूद वो जमींदारी उन्हीं के पोजीशन में कैसे रह जा रही थी? इसी प्रकार हर एक पॉइंट से आपका कुछ न कुछ क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर ये कहानी क्यों दी गई है। उन्हीं सब का आंसर करते करते आपको परमानेंट सेटलमेंट समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। इसमें हम 2 पॉइंट्स देखेंगे कि व्हाई परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस परमानेंट सेटलमेंट को क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्यों लागू किया। और दूसरा कि जमींदार कौन थे। जैसा कि आपने कहानी में देखा था कि वर्धमान के जो राजा थे वो जमींदार थे, तो आखिर जमींदार कौन होते हैं, ये पॉइंट हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाई परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। आप जब इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे आप कि एक एक पॉइंट को पुराने वाले पॉइंट से एसोसिएट करके पढ़ें, तब जाकर के आपको ये पूरे पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे। पहला है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स दे होप टू रिसॉल्व प्रॉब्लम्स दे हैड बीन फेसिंग सिंस कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। जब से उन्होंने बंगाल को जीता था तब से उन्हें परेशानी आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिश अधिकारियों को लगता था कि परमानेंट सेटलमेंट के माध्यम से उन सभी परेशानियों को वो रिजॉल्व कर लेंगे, दूर कर लेंगे। तो अगला पॉइंट आप एसोसिएट करेंगे इसी प्रॉब्लम से कि आखिर वो प्रॉब्लम थी क्या। तो बाई 1770s द रूरल इकोनॉमी ऑफ बंगाल वाज अंडर क्राइसिस ड्यू टू रिकरेंट फेमाइंस एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट। मतलब कि 1770 के दशक से जो बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो संकट के दौर से गुजर रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि बार बार वहां अकाल पड़ रहे थे, साथ में जो कृषि की उपज है, जो खेती की पैदावार है,
वो भी घट रही थी। यानी परेशानी क्या थी, ये आपको समझ में आ रहा है? एक तो बार बार अकाल पड़ रहा है, और दूसरा कि जो खेती की उपज है, जो खेती की पैदावार है, वो भी घटते जा रही है। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ऐसा लगता था, कृषि की पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है? थ्रू इन्वेस्टमेंट। यदि निवेश किया जाए, यदि इन्वेस्ट किया जाए एग्रीकल्चर में, तो वो एग्रीकल्चरल आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि डिक्लाइन कर रही थी। और इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? सो अगला पॉइंट यही है कि ऑफिशियल्स फेल्ट दैट एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड रेवेन्यू रिसोर्सेज all be developed by encouraging investment in agriculture। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को ऐसा लगता था कि एग्रीकल्चर, ट्रेड और रेवेन्यू रिसोर्सेस, मतलब कृषि, व्यापार और राजस्व की संसाधनों को सबको एक साथ विकसित किया जा सकता है, सबको एक साथ बढ़ाया जा सकता है, यदि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करा जाए। अब इन्वेस्टमेंट कैसे होगा भाई? तो this could be done by securing rights to property and permanently fixing the rates of revenue demands। मतलब ये था कि जो जमींदार हैं या जिनको जमीनें दी जाएंगी, उनको सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी दे दी जाए, यानी उन्हें उनकी संपत्ति के अधिकार दे दिए जाएं। संपत्ति के अधिकार मिलने से फायदा क्या होगा कि वो श्योर रहेंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, वो उन्हीं की संपत्ति है। यानी मन में यदि उनके भावना रहेगी कि यह संपत्ति उन्हीं की है, तो वो ज्यादा खुले मन से उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो अधिकारियों को लगता था कि सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर देना चाहिए उन जमींदारों का, और दूसरा कि परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ रेवेन्यू, यानी जो भी राजस्व की हम मांग करेंगे उसकी दरों को हम फिक्स कर दें, उनके रेट्स को हम फिक्स कर दें हमेशा के। इससे होगा क्या कि जो जमींदार है उसे पता होगा कि वह कितना इन्वेस्टमेंट करेगा और कितना पैसा उसे सरकार को राजस्व के रूप में देना होगा। यानी अपना फायदा जमींदार कैलकुलेट कर सकता था यदि वह इन्वेस्टमेंट करता तो। सो इफ द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड, company could get regular flow of revenue and entrepreneurs could feel sure of earning profit from their investment। यानी कंपनी हर तरफ से फायदा देख रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि यदि वो रेट को फिक्स कर देगा और रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी जमींदार को दे देगा और जमींदार को राइट टू प्रॉपर्टी दे देगा, तो चूंकि राइट टू प्रॉपर्टी है, तो जमींदार उसके ऊपर खुले मन से इन्वेस्टमेंट करेंगे, और साथ ही साथ रेवेन्यू रेट्स यदि फिक्स हैं, तो वो ये भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट करने पर कितना आउटपुट आ रहा है, और जो आउटपुट आएगा उसका कितना हिस्सा हमें कंपनी को देना पड़ रहा है। इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को यह भी लगता था कि चूंकि अब कलेक्शन की जिम्मेदारी जमींदारों की है, तो जमींदार कलेक्ट करके उस रेवेन्यू को टाइमली कंपनी को पे कर देंगे, तो कंपनी के पास भी रेवेन्यू का, राजस्व का रेगुलर फ्लो बना रहेगा। अब कंपनी के ऑफिशियल्स को और भी लगता था कि दिस वुड लीड टू इमर्जेंस ऑफ क्लास ऑफ ह्यूमन फार्मर्स एंड रीच लैंड ओनर्स, एंड दे वुड हैव कैपिटल इंटरप्राइज टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। कंपनी को ऐसा लगता था कि ऐसा करने के बाद एक नया क्लास सोसाइटी में इमर्ज करेगा। ह्यूमन फार्मर्स का, जो छोटे छोटे किसान होंगे, वो खुश होंगे क्योंकि उन्हें राजस्व कम देना पड़ रहा है, और साथ में जमींदार जिनके साथ ये परमानेंट सेटलमेंट की जानी थी, वो भी इसी परमानेंट सेटलमेंट के कारण इमर्ज करेंगे। अब उनके पास कैपिटल होगी, उनके पास इंटरप्राइज होगी, ताकि वो एग्रीकल्चर को इंप्रूव कर सके बाय डूइंग इन्वेस्टमेंट। और देखिए कंपनी कितनी दूर तक सोच रही थी कि सिंस दिस क्लास विल बी नर्चर्ड बाय ब्रिटिश, दैट्स व्हाई दे वुड बी लॉयल टू द कंपनी। अब चूंकि इस क्लास, इस वर्ग का पालन पोषण ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स
उनको इनकरेज कर रहे हैं, तो ये जो वर्ग होगा लोगों का, ये जो क्लास होगी, ये लॉयल रहेगी, वफादार रहेगी कंपनी के लिए। यानी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगता था कि परमानेंट सेटलमेंट के आने के साथ सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो रिवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, अब चूंकि वो जमींदार हमेशा पेमेंट करेंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वो रिवेन्यू भी मिलता रहेगा। नया एक क्लास लैंड ओनर्स का इमर्ज करेगा, चूंकि ब्रिटिशर्स उनको नर्चर कर रहे हैं, इस वजह से वो क्लास ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लॉयल रहेगी। और इसी के थ्रू जो बार बार अकाल पड़ रहे थे, जो बार बार एग्रीकल्चरल आउटपुट डिक्लाइन कर रहा था, वो भी इंक्रीज करता। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि वाई ब्रिटिशर्स हैड इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। अब इसी टॉपिक में हमारा दूसरा टॉपिक था जमींदार, कि आखिर ये जमींदार है कौन। दिस परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विथ राजाज एंड तलुकदार्स ऑफ बंगाल एंड दे वेयर क्लासिफाइड एज जमींदार्स। ये जो परमानेंट सेटलमेंट थी, ये किनके साथ की गई? ये बंगाल के जो राजा थे या तलुकदार थे, उनके साथ करी गई। और वही राजा और तलुकदार जमींदार कहलाए। जमींदार हैड टू पे रिवेन्यू डिमांड फिक्स्ड बाय कंपनी। कंपनी उनको जमीनें देती थी, उनको विलेजेस के विलेजेस दे दिए जाते थे कि वहां से आप रिवेन्यू को कलेक्ट कीजिए, और कंपनी के द्वारा जो रिवेन्यू फिक्स करी गई है, आप उसको पे कीजिए। सो दे हैड टू पे रिवेन्यू डिमांड फिक्स्ड बाय द कंपनी। तो एक पॉइंट यहां से क्लियर हो गई कि जमींदार वॉज नॉट अ विलेज लैंड ओनर, बट ही वॉज रिवेन्यू कलेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जमींदार का मतलब ये नहीं है कि उसके पास खूब सारी जमीनें थीं। जमींदार का यहां मतलब है कि वह व्यक्ति जिसके साथ परमानेंट सेटलमेंट करी गई है, वह व्यक्ति जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पे कार्य कर रहा है। दे हैड सेवरल विलेजेस अंडर देम। उनके अधीन बहुत सारे गांवों को दे दिया गया। दे कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द विलेज, पेड द रेवेन्यू टू कंपनी एंड रिटेन्ड द डिफरेंस एज देयर ओन इनकम। वो क्या करते? उनका ये कार्य था कि वो गांवों से रेंट को कलेक्ट करते, जो कंपनी के द्वारा रेवेन्यू फिक्स करी गई है वो कंपनी को पे करते, और जो भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता उसको वो अपने इनकम के तौर पे रखते। एंड जमींदार वाज एक्सपेक्टेड टू पे कंपनी रेगुलरली, इफ फेल्ड हिज स्टेट वाज ऑक्शन्ड। यानी जमींदार को रेगुलरली पे करना होता था उस रेवेन्यू को। यदि उस रेवेन्यू को पे करने में फेल कर जाते वो, तो उनकी जमींदारी को नीलामी के माध्यम से दूसरों से बेच दी जाती, और जो अनपेड रेवेन्यू थी कंपनी उसको रिकवर कर लेती। आई होप कि जमींदार कौन थे, परमानेंट सेटलमेंट क्यों लागू करी गई, ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं वाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। हमने देखा कि कंपनी के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा अच्छा चलना चाहिए था। कंपनी देख रही थी कि हम रेवेन्यू फिक्स करेंगे तो जमींदार उसको आसानी से पे कर देंगे, और जमींदार को इनकम भी हो जाएगा, पीजेंट्स भी खुश हो जाएंगे। यानी चारों तरफ खुशहाली होगी यदि परमानेंट सेटलमेंट लाई गई तो। लेकिन जमींदार, आपने खुद अभी देखा कि वर्धमान में ऑक्शन चल रही है। वर्धमान में ऑक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि वर्धमान के जो राजा हैं, जो जमींदार थे, उन्होंने पेमेंट नहीं की थी। यानी कहीं ना कहीं जमींदार पेमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो यही दो पॉइंट्स इसमें हम पढ़ेंगे कि वाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। जमींदार आखिर पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे थे, और दूसरा कि हाउ पावर्स ऑफ जमींदार्स वर लिमिटेड। जमींदारों की ताकत कैसे कम की गई। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, वाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। पहला पॉइंट आता है कि द इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। कंपनी जो है वो क्या कर रही है? रेवेन्यू डिमांड को फिक्स कर रही है हमेशा के लिए। परमानेंटली का मतलब क्या है? जो सदा के लिए है, हमेशा के लिए। तो कंपनी को लगता था कि यदि उसने डिमांड को फिक्स किया हमेशा के लिए, तो जब भी कभी इनकम इंक्रीज करेगी, जब भी कभी प्राइसेस बढ़ेंगी,
जब भी कभी कल्टीवेशन एक्सपैंड करेगा तो उस वक्त तो कंपनी अपना क्लेम नहीं इंक्रीज कर पाएगी। यानी यदि पहले से 10 गांवों का एक जमींदारी बनाया गया है और उस 10 गांव में मान के चलते हैं कि 5 एकड़ जमीन पे खेती हो रही और वहां 4 एकड़ ऐसी जमीन है जो बंजर है, तो यदि जमींदारों को कहा गया है कि भाई इतना रिवेन्यू आपको पे करना है, जमींदार अपने कलेक्शन को इंक्रीज करने के लिए उस पड़ती या खाली पड़े 4 एकड़ जमीन में खेती की अगर शुरुआत कर दे तो कल्टीवेशन तो इंक्रीज हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्रीज हो गया, यानी सीधा फायदा किसको हो जाएगा? जमींदार को हो जाएगा। और उस वक्त चूंकि कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट के तहत परमानेंटली रेवेन्यू को फिक्स कर दिया है, तो अब तो वो इंक्रीज्ड इनकम के ऊपर क्लेम नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से टू मिनिमाइज दिस एंटिसिपेटेड लॉस, कंपनी फिक्स द डिमांड वेरी हाई एट द इनिशियल स्टेज। यानी ये लॉस जो अभी हो नहीं रहा लेकिन हो सकता है, इस लॉस को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए कंपनी ने शुरुआत में ही उस डिमांड को काफी हाई रखा। तो इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई, ये एक पॉइंट होगा और उसके एक्सप्लेनेशन में आप नीचे के ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसमें से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि जमींदार आखिर पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे थे। दिस हाई डिमांड वॉज इम्पोज्ड इन द 1790s। 1790 के दशक में इस डिमांड को इतना हाई फिक्स किया गया है। When the prices of agricultural produce were depressed, यानी खेती से पैदा हुई जो भी चीजें हैं, कृषि की जो भी उपज है, उसकी प्राइसेस काफी ज्यादा कम है, कीमतें कम है। अभी तो कीमत नहीं बढ़ गया ना, और कंपनी ये मान के चल रही है कि आने वाले समय में कीमत बढ़ेगी। इस वजह से ये समय, जिस समय इस परमानेंट सेटलमेंट को लगाया गया, उस वक्त प्राइसेस, कीमतें जो थीं वो काफी ज्यादा कम थीं। प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डिप्रेस्ड एंड दैट्स व्हाई रैयत्स वेर अनेबल टू पे देयर ड्यूज टू जमींदार। अब जरा सोचिए कि रैयत यानी किसान, किसान खेती कर रहा है, जितना मूल्य उसको मिलना चाहिए, जितनी कीमत उसको मिलनी चाहिए, उतनी कीमत यदि मिलेगी तब तो वो पेमेंट कर पाएगा जमींदार को। अब खेती के पैदावार की कोई कीमत ही नहीं है, कम दाम में खेती की चीजें, कृषि की चीजें बेची जा रही हैं, तो रैयत खुद जमींदार को पेमेंट करने में असफल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट कि रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब है कि रेवेन्यू डिमांड में कोई उतार चढ़ाव नहीं हो सकता था, चाहे फसल अच्छी रहे या खराब रहे। जो रेवेन्यू है उसको वही अमाउंट हमेशा पे करना होगा। आपके पास खेती हो या ना हो, रेवेन्यू आपको पे करना है। तो रेवेन्यू इनवेरिएबल थी, इसकी वजह से भी परेशानी थी। एक सनसेट लॉ लाया गया था, सूर्यास्त अधिनियम। ये क्या थी कि इफ द पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय सनसेट ऑफ स्पेसिफिक डेट, द जमींदारी वाज लेबल टू बी ऑक्शन्ड। एक दिन, एक डेट फिक्स की जाती थी कि फलाने डेट के सूर्यास्त तक यदि पेमेंट नहीं हो पाता है तो ऐसे सिचुएशन में जमींदारी को ऑक्शन कर दी जाएगी। तो क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं ये फिर से समझ लीजिए। शुरुआती डिमांड बहुत ज्यादा ऊंची थी। ये डिमांड ऊंची भी थी तो ऐसे समय में थी जिस समय एग्रीकल्चरल प्राइसेस काफी कम थे, जिस समय खेती की जो भी उपज होती थी, जो भी फसलें होती थी, उनकी कीमतें कम थी। रैयत खुद अर्न नहीं कर पाता था तो रेवेन्यू कहां से देता। और तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा कि रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल। रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया, जितना रेवेन्यू फिक्स्ड है उतना पे करना है, भले ही आपकी फसल हो या ना हो। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि दिस परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रैयत एंड मैनेज हिज जमींदारी। परमानेंट सेटलमेंट जब लागू किया गया तो कई सारी चीजों को ध्यान में रख के किया गया। कंपनी ने देखा कि जमींदार जो होंगे वो ज्यादा अर्न कर लेंगे, ज्यादा पैसा कमा लेंगे,
तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी के अगेंस्ट में यदि रिवेलियन होता है तो जमींदार ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो जमींदार के पावर को कम करने के लिए उन्होंने इतना कम कर दिया कि जमींदार के पास ताकत ही नहीं थी कि वो रेंट को कलेक्ट कर सके, अपनी जमींदारी को मैनेज कर सके। और यही आपका अगला पॉइंट बन जाएगा, दैट हाउ द पावर ऑफ जमींदार्स वर लिमिटेड। तो कंपनी रिकॉग्नाइज दैट जमींदार्स आर इंपॉर्टेंट, बट द कंपनी वांटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। कंपनी ये मानती थी, ये जानती थी कि जमींदार्स जरूरी हैं। रिवेन्यू कलेक्शन यदि करना है तो जमींदार्स उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन यदि उनको खुली छूट दे दी गई तो वो कंपनी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। इसलिए उनके ऊपर नियंत्रण जरूरी है, उनके ऊपर कंट्रोल जरूरी है, उनको रेगुलेट करना जरूरी है। तो इसके लिए क्या किया गया? तो जमींदार्स के पास जो पहले से ट्रूप्स थी उसको डिसबैंड कर दिया गया। यानी जमींदार्स के पास पहले से कुछ लोग हुआ करते थे, जो जमींदार की सेना हुई करती थी, उसको सबसे पहले भंग कर दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया, उसको डिसबैंड किया गया। दूसरा कि जमींदार कस्टम ड्यूटी के माध्यम से भी कमाते थे, यानी सीमा शुल्क, उस कस्टम ड्यूटी को भी एबोलिश कर दिया गया। यानी जमींदार के पास इनकम का केवल एकमात्र स्रोत होगा, एकमात्र सोर्स होगा, वो होगा कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तीसरा कि देयर कचहरीज वेयर ब्रॉट अंडर सुपरविजन ऑफ कलेक्टर अपॉइंटेड बाय कंपनी। जमींदार पावरफुल लोग थे गांव के, उनकी जो कचहरी चला करती थी, कचहरी यानी कि कोर्ट, जो न्याय व्यवस्था उनकी थी, उसको सुपरविजन में, अपने सुपरविजन में ला दिया गया। एक कलेक्टर को अपॉइंट किया गया, जो कि कंपनी उस कलेक्टर को अपॉइंट करती थी, और उस कलेक्टर का काम था उनकी कचहरी के ऊपर नियंत्रण रखना। यानी कि जो न्याय करने की ताकत थी, जो जस्टिस करने की पावर थी, उसको छीन लिया गया। और अंतिम में दे लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एज वेल एज लोकल पुलिस। लोकल जस्टिस यानी स्थानीय तौर पे जो वो न्याय की व्यवस्था रखे थे, वो छीन गई उनसे। साथ में जो स्थानीय पुलिस थी, जिनके ऊपर उनका नियंत्रण हुआ करता था, उस नियंत्रण को भी समाप्त कर दिया गया। तो अब बताइए कि जमींदार उनसे जब उनकी पावर्स को छीनी जा रही है, उनके पास क्या ऐसे संसाधन होंगे जिससे कि वो रिवेन्यू को कलेक्ट कर सके? उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे में वो रैयत से कैसे कलेक्शन कर पाता रिवेन्यू को? दैट्स वाई दे डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। अब सवाल ये भी है कि यदि ट्रूप्स नहीं थे तो क्या जमींदार खुद जा करके रेवेन्यू को कलेक्ट करता था? तो नहीं। ये 1 मार्क्स में याद रखना है। अमला, अमला कौन है? तो ही वॉज एन ऑफिसर ऑफ जमींदार हु केम टू विलेज एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन। जो भी रेंट कलेक्शन होती थी, जो भी किराया या फिर जो भी लगान वसूला जाता था, वो अमला के द्वारा वसूला जाता था। अमला वॉज एन ऑफिसर ऑफ जमींदार। राइज ऑफ जोतेदार, इस टॉपिक में हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला जोतेदार और दूसरा जोतेदार की शक्तियां, उसके पावर्स। तो पहले देखते हैं कि ये जोतेदार हैं कौन। जोतेदार, दे वेर लार्ज फार्मर्स और रीच पीजेंट्स ऑफ बंगाल। बंगाल के जो बड़े किसान हुआ करते थे, जो समृद्ध किसान हुआ करते थे, उन्हें ही जोतेदार कहा जाता था। दे कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड एंड मनी लेंडिंग। क्योंकि वो गांव में है और गांवों में उनकी पकड़ है, वो रिच हैं, वो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस वजह से स्थानीय स्तर पे जो व्यापार चलती है उसके ऊपर उनका नियंत्रण है। लोकल ट्रेड वाज कंट्रोल्ड बाय देम, एज वेल एज वो मनी लेंडिंग भी करते हैं, एंड दे एक्सरसाइज इमेंस पावर ओवर पुअरर कल्टिवेटर्स ऑफ द रीजन। उस गांव में जो भी गरीब किसान, गरीब काश्तकार रहते हैं, उनके ऊपर जोतेदार का बहुत ज्यादा पावर है, कंट्रोल है। लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स।
उनकी ज्यादातर जमीनें शेयर क्रॉपर्स के द्वारा कल्टीवेट करी जाती है। और शेयर क्रॉपर्स का मतलब है बटाईदार जो बटैया पे जमीन को लेते हैं और खेती करते हैं। शेयर क्रॉपर्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अधियार या बर्गादार। दे ब्रॉट देयर ओन प्लो, दे लेबोर्ड इन द फील्ड्स एंड हैंड ओवर हाफ प्रोड्यूस टू जोतेदार आफ्टर द हार्वेस्ट। शेयर क्रॉपर्स जिन जमीनों पे खेती करते हैं वो जमीन उनकी नहीं है, वो जमीन जोतेदार की है। उसमें वो अपना हल लाते हैं, अपना लेबर उसमें लगाते हैं, अपना श्रम लगाते हैं, और जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है, जो भी फसल होती है, उस फसल का आधा हिस्सा वो जोतेदार को दे देता है। अब देखते हैं जोतेदार के पावर्स, उन्हें क्या क्या शक्तियां दी गई हैं या उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो पढ़ते हैं। विद इन विलेज पावर ऑफ जोतेदार वॉज मोर इफेक्टिव देन जमींदार। कि गांवों में जोतेदार की शक्ति ज्यादा प्रभावशाली है जमींदार के कंपैरिजन। कैसे? तो इसका जस्टिफिकेशन दिया हुआ है कि जोतेदार्स वर लोकेटेड इन विलेजेस एंड दे एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ऑन पुअर विलेजर्स। क्योंकि जोतेदार रह कहां रहे हैं, उसी गांव में रह रहे हैं, जिस गांव के वो हैं उसी गांव में रह रहे हैं, और वहां के जो पुअर फार्मर्स हैं या विलेजर्स हैं उनके ऊपर उनका सीधा कंट्रोल है, डायरेक्ट कंट्रोल है। दूसरा कि दे फियर्सली रेसिस्टेड एफर्ट्स बाय जमींदार टू इंक्रीज द जमा ऑफ विलेज। जमींदार का जो प्रयास होता था कि लगान को वसूला जाए, तो वो चाहते थे कि जमा जो है, देखिए जमा आपको याद होगा, जमा और हासिल। जमा इज एसेस्ड रेवेन्यू एंड हासिल इज कलेक्टेड रेवेन्यू। तो जोतेदार ये प्रयास करता है कि जो जमा है वह बढ़ता जाए, जमींदार उसको कलेक्ट नहीं कर पाए। दे प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज। तो जमींदारी ऑफिशियल जब अपने कर्तव्यों का पालन करने जाते हैं, जब अपनी ड्यूटीज को करने जाते हैं, यानी जब वो रेवेन्यू को कलेक्ट करने जाते हैं, तो उनको उनके काम को करने से रोकना ये जमींदार का काम था। दे मोबिलाइज्ड रैयट्स हु डिपेंड ऑन देम एंड डेलिबरेटली डिलेड द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये रैयत को इकट्ठा करते थे, उन रैयत को जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, जो उनके ऊपर आश्रित थे, और जानबूझ के पेमेंट जो है उसको डिले करते थे, उसमें देरी करते थे। फायदा उनको क्या होगा कि जब पेमेंट में देरी करेंगे तो जमींदार उस पेमेंट को कर नहीं पाएगा, जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को वो रिवेन्यू नहीं दे पाएगा, और ऐसे सिचुएशन में उसके स्टेट, उसके जमींदारी का ऑक्शन हो जाएगा। सो व्हेन द स्टेट ऑफ जमींदार्स वाज ऑक्शनड फॉर फेलियर टू मेक रेवेन्यू पेमेंट, देन जोतेदार्स वेर अमॉन्ग्स द परचेजर्स। जब जमींदारों की स्टेट, जमींदारों की जागीर जब ऑक्शन नीलामी में बेची जाती थी, तो जोतेदार खरीदारों में बैठते थे। यानी आप देख रहे हो कि जोतेदार जमींदार को उनकी ड्यूटी को करने से रोक रहे हैं। तो एक पॉइंट और आपका ऐड हो गया, वाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स, बिकॉज राइज ऑफ जोतेदार्स वीकेंड द जमींदारी ऑथोरिटी। जोतेदार के बढ़ने के कारण जमींदारों की जो सत्ता थी वो कमजोर होती जा रही थी। तो इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर दोगे तो एक और पॉइंट ऐड हो गया कि वाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। जोतेदार में एक और पॉइंट यहां पे है जो कि आई थिंक ऊपर लिखा जाना चाहिए था, वेरियस नेम्स ऑफ जोतेदार। ये पॉइंट यहीं पे मेंशन हो जाएगा। हवलदार, गांटीदार या मंडल, ये नाम किसके हैं? जोतेदार के। अब हमारा अगला पॉइंट होगा द जमींदार्स रेसिस्ट। क्या जमींदार जो स्थिति थी उस स्थिति में सरवाइव कर पाए? यदि हां तो कैसे? तो एक ही पॉइंट आपका आएगा इसमें कि हाउ जमींदार सर्वाइव्ड। आप देख रहे हो कि जमींदार से जो लगान मांगी जा रही है सरकार के द्वारा, वो लगान अधिक है, इसके साथ ही कलेक्शन कम है। चूंकि एग्रीकल्चरल प्राइसेस उतनी नहीं है,
तो रैयत या खेतीहर मजदूर किसान उस पेमेंट को कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से जमींदार पेमेंट नहीं कर पा रहा है सरकार को। तीसरा कि जमींदार के पास ताकत ही नहीं है कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके। और चौथा कि जोतेदार जैसे जैसे बढ़ रहे थे वो जमींदार को डिस्टर्ब कर रहे। तो ऐसे सिचुएशन में जमींदार आखिर सरवाइव कैसे कर रहे? तो पहला कि जमींदार्स ऑथोरिटी इन रूरल एरियाज डिड नॉट कोलैप्स। हमारे पास ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये कहती हैं कि जमींदार की सत्ता गांवों में, देहातों में समाप्त नहीं हुई, खत्म नहीं हो गई। दे डिवाइज न्यू वेज ऑफ सर्वाइविंग प्रेशर ऑफ रेवेन्यू डिमांड एंड ऑक्शन। यानी राजस्व की जो मांग ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जा रही है, उसके लिए जो प्रेशर दिया जा रहा है, उसको कैसे सरवाइव करना है। साथ में जो ऑक्शन हो जाएगी, यानी कि जब वो पेमेंट को नहीं कर पाएंगे तो उनकी जमींदारी की नीलामी की जाएगी। तो उस नीलामी से भी बचने का नया नया तरीका जमींदारों ने निकाला। तो वो स्ट्रेटजीज, वो तरीके क्या क्या थे? तो सबसे पहला था फिक्टिशियस सेल, यानी कि फर्जी तरीके से उसको बेच देना। क्या करते थे फिक्टिशियस सेल में? कंपनी डिक्रीड दैट प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। कंपनी एक डिसीजन ली थी, एक डिक्री निकाली थी, डिक्री यानी आदेश निकाली थी कि जो वुमेन होंगी, जो महिलाएं होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज को नहीं छीना जाएगा। दैट्स वाई जमींदार्स ट्रांसफर्ड सम ऑफ देयर जमींदारी टू वुमेन, लाइक दे सेल देयर जमींदारी टू देयर मदर, देयर ओन मदर। चूंकि कंपनी का ये नियम था कि महिलाओं की जमींदारी को नहीं छीना जाएगा, तो जमींदारों ने अपनी जमींदारी को बेच करके अपनी मां के नाम पर कर दिया या घर की महिलाओं के नाम पर कर दिया। तो एक ये तरीका है जिससे जमींदार अपनी जमींदारी को अपने नियंत्रण में रखते थे। दूसरा स्ट्रेटजी है मैनिपुलेटेड ऑक्शंस, यानी कि जो नीलामी होती थी, उस नीलामी के इवेंट को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर देते थे। वो क्या करते थे कि जो रेवेन्यू डिमांड ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, उसको जानबूझ के वो रोक लगा देते थे, जानबूझ के उसको रोक लेते थे कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। And when their zamindari was sold in auction, his men bought the property, outbidding other purchasers. जब भी कभी उनकी जमींदारी को बेची जाती, उनके लोग उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते थे। अब चूंकि वहां पे रियल परचेजर्स भी पहुंचे हैं, जोतेदार भी पहुंचे हैं, वो बिड लगाएंगे, वो बोलियां लगाएंगे, और जिसकी ऊंची बोली होगी उसको वो जमींदारी बेच दी जाती। तो इनके जो लोग बैठे थे वो ज्यादा बिड लगा देते। देन दे रिफ्यूज टू पे परचेज मनी सो दैट स्टेट हैड टू बी रीसोल्ड। ये तरीका कितना खूबसूरत था, ये जरा समझिए। एक बार जब उन्होंने बिड कर दिया तो वो जमींदारी बेच दी जाती थी उन्हीं के आदमी से। अब जब परचेज मनी यानी कि जो बिडिंग उन्होंने करी है, उस बिड को पे करने का टाइम आता, तो अगेन वो रिफ्यूज कर जाते कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसे में उस जमींदारी को फिर से बेची जाती थी। वंस अगेन इट वॉज बाउट बाई हिज मेन एंड वंस अगेन परचेज मनी वॉज नॉट पेड। यानी अब दोबारा से जब बेचा जाएगा तो दोबारा से उन्हीं के लोग खरीदेंगे और फिर से पैसा पे नहीं करेंगे। एंड दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड endlessly, exhausting the state and other bidders. अब जरा सोचिए कि बिडिंग करने लोग पहुंच रहे हैं, बोली लगाने पहुंच रहे हैं। वहां पे जो लोग हैं उनको चूंकि हवा में बातें करनी है तो ज्यादा से ज्यादा बोली लगा देते हैं। उस जमींदारी को उस व्यक्ति को बेच दिया जाता है, और बेचने के बाद जब पैसे देने का समय आता है तो वो पैसे देने से मना कर देता है। दोबारा से उस जमींदारी को बेचा जाता है, इस बार फिर ऊंची बोली लगाकर उन्हीं के लोग खरीदते हैं और इस बार फिर पेमेंट करने से मना कर देते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि राज्य, जब तक कि कंपनी थक न जाए।
कंपनी भी थक जाएगी और जो रियल परचेजर्स हैं, जो रियल बीडर्स हैं, वो भी थक जाएंगे। एंड एट लास्ट द स्टेट वाज सोल्ड एट लो प्राइस बैक टू द जमींदार्स। तो लास्ट में कम दाम पे जमींदारों से ही उस जमींदारी को बेच दिया जाता कि भाई आप कम पैसा दीजिए, आप इस जमींदारी को लीजिए, अगली बार से सही से पेमेंट कीजिए। तो मैनिपुलेटेड ऑक्शंस वाज आल्सो अ मेथड, अ स्ट्रेटजी डेवलप्ड और डिवाइज्ड बाय जमींदार्स टू सर्वाइव। इसके बाद है पोजेशन वाज डिफिकल्ट। पोजेशन कैसे? तो इफ आउटसाइडर बाउट द स्टेट इन ऑक्शन देन द पोजेशन वाज वेरी डिफिकल्ट। यदि कोई बाहरी व्यक्ति उस परचेजर में से कोई बाहरी व्यक्ति उस जमींदारी को खरीद लेता है तो उसके ऊपर कब्जा करना मुश्किल होता था। जब वो कब्जा करने जाते थे तो देयर एजेंट्स वर अटैक्ड बाय लठैल्स ऑफ फॉर्मर जमींदार। जो पुराना जमींदार है उसके पास लठैल है, ऐसे लोग हैं जो जमींदार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग अटैक कर देते हैं उस नए परचेजर के एजेंट्स के ऊपर। एंड रैयत्स दे फेल्ट बाउंड टू देयर ओन जमींदार थ्रू सेंस ऑफ लॉयल्टी। जो रैयत थे, चूंकि पुराना जमींदार उनको जानता है, इस वजह से वो उनके थोड़े वफादार भी थे। सो दैट्स वाई दे रेसिस्टेड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स। जो बाहरी जमींदार उस जमींदारी को खरीदा है उसको वो रोकते थे, उसको वो उस जमींदारी में घुसने नहीं देते थे। दैट विद द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 1801 से द डिप्रेशन इन प्राइसेस वाज ओवर, यानी कि जो कीमतें घटी हुई थी वो कीमतें अब बढ़नी शुरू हो जाती हैं। रूल्स फॉर रेवेन्यू पेमेंट वाज मेड फ्लेक्सिबल, क्योंकि सरकार भी ये देख रही है कि परमानेंटली यदि हम फिक्स कर दे रहे हैं रिवेन्यू को तो रिवेन्यू मिल नहीं रहा है। तो थोड़ी सी सरकार फ्लेक्सिबल हो गई और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जमींदार्स पावर ओवर द विलेजेस स्ट्रेथेंड, यानी कि जमींदार की शक्ति वापस से गांवों में बढ़ने लगती है। और ये कब शुरू हुआ? विद द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, ये याद रखना है। 1.6 द फिफ्थ रिपोर्ट। ये सारे पॉइंट्स आखिर हम पढ़ कहां से रहे? तो एक सोर्स का जिक्र होगा जिस सोर्स का नाम है द फिफ्थ रिपोर्ट। इसमें 4 बहुत ही आसान पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। पहला है रिपोर्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ये एक कंपनी थी, इंग्लैंड की एक कंपनी थी जिसको मोनोपोली दिया गया था कि आप ईस्टर्न कंट्री से या इंडिया के साथ ट्रेड करें, और ये एक प्राइवेट कंपनी थी। तो बाकी जो कंपनीज इंग्लैंड में थी ऑब्वियसली वो इनका क्या करेंगी? विरोध करेंगी। तो देयर वाज ऑपोजिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंग्लैंड। तो ये दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि इनका ऑपोजिशन क्यों हो रहा था। फिर तीसरा पॉइंट हम देखेंगे रिपोर्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेड नहीं कर रही थी, भारत में एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, प्रशासन यहां का ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। तो उनके ऊपर कैसे रिपोर्टिंग की गई, क्या क्या रिपोर्ट्स उनसे तलब किए गए, मांगे गए, वो देखेंगे। और अंत में देखेंगे फिफ्थ रिपोर्ट को, यानी कि बहुत सारे रिपोर्ट जो जमा किए जाते थे उसमें 5वां रिपोर्ट सोर्स के तौर पे हमें कैसे काम में आया। ये 4 पॉइंट हम देखें और चारों छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो आसानी से तैयार हो जाएंगे। पहला है रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। A series of reports were submitted to the British Parliament in 1813। 1 मार्क्स तैयार कर लो इसको, कि बहुत सारे रिपोर्ट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1813 में दी जाती है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में जिस तरीके का वो प्रशासन कर रहे थे, जिस तरीके की वो एक्टिविटीज कर रहे थे, उन सभी एक्टिविटीज के ऊपर रिपोर्ट भेजी जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एंड फिफ्थ रिपोर्ट वाज अमॉन्ग दोज रिपोर्ट। ये 5वीं रिपोर्ट थी जो दी गई थी।
ये 1002 पेजेस की थी एंड इट वाज इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड द रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। भारत में उस वक्त जो राजस्व प्रणाली लगाई गई थी, जो रेवेन्यू सिस्टम लगाई गई थी, उसको समझने के लिए ये पांचवी रिपोर्ट जो है, जो 1002 पेजेस की थी, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। दूसरा पॉइंट, अपोजिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंग्लैंड। Many groups and companies opposed the monopoly of East India Company on trade with China and India. बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे ग्रुप के लोग ब्रिटेन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दे दिया गया था, मोनोपोली दे दी गई थी चाइना और इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। These groups wanted revocation of royal charter that gave the company this monopoly. वो चाहते थे, वो इंग्लैंड के ग्रुप्स चाहते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े हैं इंग्लैंड के अंदर। वो चाहते थे कि जिस रॉयल चार्टर की मदद से इस ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दी गई है इंडिया और चाइना से ट्रेड करने की, उस चार्टर को रद्द किया जाए, उस चार्टर को समाप्त कर दिया जाए। प्राइवेट ट्रेडर्स दे वांटेड शेयर इन इंडिया ट्रेड। जो प्राइवेट व्यापारी थे इंग्लैंड के, वो चाहते थे कि भारत के साथ व्यापार करने में कुछ शेयर उनको भी मिले, यानी वो भी भारत के साथ व्यापार कर सकें। इंडस्ट्रियलिस्ट दे वांटेड टू ओपन इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। जो वहां के उद्यमी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो चाहते थे कि भारत के बाजार को दूसरे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी ओपन कर दिया जाए, क्योंकि भारत का बाजार बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, और जो कुछ भी ईस्ट इंडिया कंपनी मैन्युफैक्चर करती, उसी को केवल अधिकार था कि इंडिया और चाइना, या यूं कहे कि ईस्टर्न कंट्रीज के साथ व्यापार कर सके। और इसी के खिलाफ वहां के प्राइवेट ग्रुप्स आवाज उठा रहे हैं। Many political parties argued. Which political parties? Political parties in Britain. They argued that conquest of Bengal was benefiting only East India Company, not the whole British nation. वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो ये दलील देती थी कि बंगाल के जीतने से पूरे ब्रिटिश नेशन का फायदा नहीं है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट फर्म है उसको फायदा है। सो कंपनीज मिसरूल एंड मेल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हॉटली डिबेटेड इन ब्रिटेन। कंपनी जिस तरीके से मिसरूल कर रही थी इंडिया में, साथ में जो अव्यवस्थित तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, उसके ऊपर बहसें हुआ करती थी इंग्लैंड के पार्लियामेंट के भीतर। Greed and corruption of company officials were widely published in press. जिस प्रकार का लालच और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भारत में करते थे, उसको बढ़ा चढ़ा के पब्लिश किया जाता था इंग्लैंड के प्रेस, ताकि इंग्लैंड की जो सरकार है वो इस बात को कंसीडर करे और ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को खत्म करे। यानी आप देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में सरकार चला रही है, उसको क्रिटिसाइज करने के इंग्लैंड की कंपनीज खड़ी थी, और वो सरकार के ऊपर दबाव डाल के ईस्ट इंडिया कंपनी से रिपोर्ट्स मांग रही थी। तो वही आपका अगला पॉइंट हो जाएगा, रिपोर्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ सीरीज ऑफ एक्ट्स टू रेगुलेट एंड कंट्रोल कंपनी रूल इन इंडिया। भारत में जिस तरीके से ईस्टर्न इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, उसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कई सारे एक्ट्स, कई सारे अधिनियम निकाले। इट फोर्स्ड द कंपनी टू प्रोड्यूस रेगुलर रिपोर्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। दिस ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंटेड कमिटीज टू इंक्वायर इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कई सारी कमिटीज बनाई गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि कंपनी जिस तरीके से भारत में काम कर रही है उसकी जांच की जा सके, उसको चेक किया जा सके। एंड फिफ्थ रिपोर्ट
was one such report produced by the select committee। यानी एक कमिटी जिसको सेलेक्ट किया गया था कि आप कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें रिपोर्ट भेजिए, उसी कंपनी ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसी में से एक है द फिफ्थ रिपोर्ट, एंड इट बिकेम basis of intense parliamentary debate on the nature of ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इसी फिफ्थ रिपोर्ट को बेस बना करके बहुत ही इंटेंस डिबेट होती है, वाद विवाद होती है। ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है, एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन मार्केट को ओपन किया जाए बाकी सभी कंपनीज के लिए। तो आइए देखते हैं कि फिफ्थ रिपोर्ट एज अ सोर्स कैसे काम करती है या कैसी है। इट शेप्ड आवर कंसेप्शन ऑफ व्हाट हैपेंड इन रूरल बंगाल। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा था उसकी जानकारी इस फिफ्थ रिपोर्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपी गई है। एंड एविडेंस कंटेन्ड इन इट इज इनवैल्यूएबल, यानी कि जो भी इसमें साक्ष्य मौजूद हैं, जो भी इसमें एविडेंसेस दी गई हैं, वो बहुत ही इनवैल्यूएबल हैं, बहुत ही बहुमूल्य है। बट आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस ऑफर्ड बाय इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली। यानी यदि आप स्रोत के रूप में देखेंगे इसको, इतिहास स्रोतों पे आधारित है, एविडेंसेस चाहिए। किसी भी इवेंट को हिस्ट्री में इंक्लूड करने के लिए हमारे पास पर्याप्त एविडेंसेस होनी चाहिए, और उन एविडेंसेस के तौर पे यदि फिफ्थ रिपोर्ट को देखेंगे तो जैसे आर्ग्यूमेंट्स इसमें दिए गए हैं, जैसे एविडेंसेस इसमें दी गई हैं, इसको बिना आलोचना के, बिना डिबेट के हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रिपोर्ट क्यों मांगी जा रही है? जो सेलेक्ट कमेटी है उसको पार्लियामेंट ने क्यों बनाया? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए जा रहे कुशासन को उजागर किया जा सके। दे इंटेंट ऑन क्रिटिसाइजिंग द वेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। उनकी एक ही मंशा थी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही, और उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में ये लगे हुए थे। सो फिफ्थ रिपोर्ट एग्जैगरेटेड द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल जमींदारी पार। आप देख रहे हो कि फिफ्थ रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जो जमींदारी शक्ति है, जो जमींदार हैं, वो बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं इनके गलत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। ऐसा फिफ्थ रिपोर्ट क्लेम करता है। आप देख रहे हो कि इट ओवर एस्टिमेटेड द स्केल ऑन विच जमींदार्स वर लूजिंग देयर लैंड। यानी कि जमींदार जिस रफ्तार से अपनी जमीनों को खो रहे थे उसको काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके इस फिफ्थ रिपोर्ट में दे दिया, ताकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात को रखा जा सके कि इनके वहां जाने से, ईस्ट इंडिया कंपनी के वहां रहने से, इनके खराब एडमिनिस्ट्रेशन से वहां की जमींदारी समाप्त हो गई। लेकिन आप देख रहे हो कि विद द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जमींदारों की हालत धीरे धीरे सही हो गई। तो फिफ्थ रिपोर्ट क्या है, ये यदि सवाल में पूछा जाता है तो ऐसे में आप कैसे आंसर करोगे कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोजिशन ब्रिटेन में चल रहा था। वहां के जो दूसरे ग्रुप्स थे, दूसरी कंपनीज थी, वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर दे रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को समाप्त किया जा सके। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कई सारे एक्ट्स निकाले ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सके। इसके लिए उसने कई सारी कमिटीज भी बनाई। उन्हीं कमिटीज ने कई सारे रिपोर्ट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपे। उन्हीं में से एक रिपोर्ट फिफ्थ रिपोर्ट है। तो फिफ्थ रिपोर्ट क्या है, इसकी कहानी को कैसे बनाना है, कैसे फ्रेम करना है, ये सभी को समझ में आया।